नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स से पहले, कैसे स्टेट्स का इवोल्यूशन हुआ, पहले एक पूरा इंडिया, उसमें अलग अलग स्टेट्स बने, जो बड़ा स्टेट था उसको कैसे अलग अलग स्टेट बनाया गया, कैसे दो स्टेट को बाइफरकेट किया गया। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे कि अभी जो अपना 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये कैसे बना हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। अब देखिए, पहले का आपने देखा होगा कि पहले नेपाल, अपना म्यांमार, ये सब भी इंडिया के पार्ट थे, लेकिन 1935 में ये लोग अलग हो गए इंडिया से। 1935 में ये इंडिया से अलग हो गए। ओके, 1935 में। अब देखिए 1947 से अपने, देखिए 1935 में कौन कौन, नेपाल और म्यांमार, ये ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया जो है ना, ब्रिटिश इंडिया ये उसके पार्ट थे। पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, ये सब ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। ऑफ कोर्स 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान अलग होता है, इंडिया और पाकिस्तान अलग होता है, तो कौन कौन से लीडर्स ने अलग अलग भूमिका निभाई इंडिया को यूनाइट करने में। इंडिया में टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, उन प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने का काम जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है, पूरे इंडिया को यूनाइट करने का। ठीक है, टोटल 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, 562, कहीं कहीं 552, बेसिकली माना जाता है कि 552 था। जो 562 है ना, ये किसी किसी बुक में जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी जिसकी मान्यता भी नहीं थी, जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी कुछ मान्यताएं नहीं थी, लेकिन उनको भी प्रिंसली स्टेट में काउंट करते थे। ठीक है, तो बेसिकली देखा तो 552 स्टेट्स थे, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 552 में 1947 में इंडिया अलग हुआ, 1947 में इंडिया को आजादी मिला। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अलग अलग जो स्टेट्स बना के गए, अलग अलग डोमिनियन बना के गए, प्रिंसली स्टेट्स बना गए। तो जब 1947 का इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये साइन हुआ। अब यहाँ पे ये बोला गया पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा। ठीक है, पाकिस्तान, इसमें वेस्ट प्लस ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, वेस्ट प्लस ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया। ओके, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स, सॉरी, प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट्स कितने थे, टोटल 552। ठीक है, अब 552 में सबको बोला गया यू आर फ्री, तुम चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो या फिर इंडिया को ज्वाइन करो, यू आर फ्री टू डिसाइड योर ऑटोनॉमी, यू आर फ्री टू डिसाइड योर ऑटोनॉमी, तुम किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो 552 में से 549 ने कहा कि हम जाएंगे भारत के साथ, हम जाएंगे इंडिया के साथ। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें जूनागढ़ रह गया, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। ठीक है, अब ये वाले रीजन है, ये बोलेंगे नहीं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना हम ये इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट रहना चाहे। वहीं पे माउंटबेटन क्या बोलता है कि पटेल के पास, तो पटेल के झोले में 549, मतलब वो तो इंग्लिश में बोला रहेगा, पटेल हैज गॉट ऑल द 549 स्टेट, प्रिंसली स्टेट, एक्सेप्ट फॉर द जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला। तो बेसिकली पटेल के जो थैला था, जो भारत को जोड़ने निकला था, उसमें 549 प्रिंसली स्टेट्स आ गए सिवाय इनके। अब पटेल को क्या था, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपने इंडिया को यूनाइट करना था। इसीलिए इनका अभी देखा जाए ना, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के यूनिफिकेशन में, इसीलिए इनका दुनिया में सबसे बड़ा अगर स्टैचू बना है तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही बना है।
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही बना है। अब देखिए अपने इंडिया को यूनाइट करने में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई। 1947 में जब अलग हो गए थे, पाकिस्तान अलग, इंडिया, प्रिंसली स्टेट सबने ज्वाइन किया। अब यहाँ पे देखें अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, वीपी मेनन ये देखिए जिन्होंने एक किताब लिखा है, ठीक है, वीपी मेनन। अब ये एक आईएएस ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट्स, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने बहुत योगदान दिया था, ठीक है। अब इन्होंने पटेल जी के साथ रहकर इंडिया के यूनिफिकेशन में अपना काम करने लगा। इन्होंने मेनन जो थे देखिए, इसीलिए इनका सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू बनाया गया है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। इसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, अब देखिए ये है वी एन मेनन। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ड्राफ्ट किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ड्राफ्ट किया, ठीक है। अब सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको बोला आप ये साइन करो, ठीक है। बहुत से स्टेट बोल रहे थे हम साइन करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला फायदा हम तुम्हें प्राइवेट पर्स देंगे, प्राइवेट पर्स देंगे, ओके, प्राइवेट पर्स देंगे। अब प्राइवेट पर्स क्या था? प्राइवेट पर्स एक तरह से अलाउंस था कि अगर आप इंडिया को ज्वाइन करोगे, प्राइवेट पर्स एक तरह का अलाउंस था, अगर आप इंडिया को ज्वाइन करोगे तो आपको ईयरली बेसिस अलाउंस मिलता रहेगा, सरकार की तरफ से आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको जमीन जायदाद ये सब में बेनिफिट मिलते रहेंगे, टैक्स से आपको थोड़ी राहत मिलती रहेगी। ये सब अलाउंस प्राइवेट पर्स से मिलता रहे, मतलब सालाना आपके जो भी है आपके राजघराने चलने के लिए सरकार की तरफ से आपको मिलता रहेगा। हालांकि ये 24th अमेंडमेंट एक्ट से इसको बंद किया जाता है, 24th या 26 आई गेस प्राइवेट, लेकिन चेक कर लेते हैं। ऑफ कोर्स प्राइवेट पर्स को बाद में कैंसिल कर दिया। प्राइवेट पर्स वाज अबॉलिश्ड बाय विच अमेंडमेंट? आई गेस 26 या 24। ट्वेंटी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 26 अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्राइवेट पर्स को किसने? इंदिरा गांधी जी ने हटा दिया कि अब हम तुम्हें कोई अलाउंस नहीं देंगे, अब आप इंडिया के पार्ट हो, ठीक है। ये हो गया था 1971-72 के अराउंड इन्होंने ये किया था। अब देखिए ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आगे का बता दिया प्राइवेट पर्स के बारे में कि जो वी.एन. मेनन थे इन्होंने ड्राफ्ट किया था प्राइवेट पर्स को कि हम तुम्हें देंगे, और ये बाद में एबॉलिश हो जाता है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ओके, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सारे जितने भी थे प्रिंसली स्टेट, जितने प्रिंसली स्टेट थे कितने? 549, इन सब ने साइन किया, ओके, एक्सेप्ट जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद। इन लोगों बोला हम नहीं ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, ओके। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट में देखिए, यहाँ पे मैं आपको कश्मीर का किस्सा सुनाता हूँ कि कश्मीर को कैसे इंडिया का पार्ट बनाया गया, ठीक है। कश्मीर को कैसे इंडिया का पार्ट बनाया गया, ये देखिए, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थे वो मुस्लिम थे, ठीक है, वो मुस्लिम थे, लेकिन जो यहाँ का राजा था वो हिंदू था, हरि सिंह, राजा हरि सिंह। अब देखिए 1947 इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका है। अब पाकिस्तान को ये था कि नहीं, मुझे ये कश्मीर चाहिए। आज भी आप देखते हो ना कि मुझे कश्मीर चाहिए, कश्मीर दो। तो कश्मीर का जो भूख था वो पाकिस्तान को शुरुआत से ही था, पाकिस्तान, क्योंकि मुझे कश्मीर चाहिए। अब पाकिस्तान ने क्या किया 1947 में, पाकिस्तानी ट्राइब्स उसमें कुछ जो अपने मुस्लिम्स और कुछ आर्मी भेज दिया जम्मू कश्मीर, ठीक है, कि उसको जबरदस्ती एक्सेस कर लो, ठीक है, उसको जबरदस्ती पाकिस्तान मिला, क्योंकि ये क्या चाहते थे कि हम अलग रहेंगे। राजा हरि सिंह क्या चाहते थे कि हम अलग रहेंगे, अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे सबसे। लेकिन पाकिस्तान बोला नहीं, तुम पाकिस्तान का पार्ट बनो। कौन था? जिन्ना क्या बोलता है? जिन्ना बोलता है नहीं, हरि सिंह तुम्हें पाकिस्तान का पार्ट बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हरि सिंह के पीछे जिन्ना ने जो पाकिस्तानी आर्मी थे उनको भेज दिया, ठीक है, पाकिस्तानी ट्राइब्स भेज दिए, ठीक है। ट्राइब्स मतलब वो जनजाति नहीं, जो मतलब वहां पे जो
पाकिस्तान के पार्लियामेंट में काम कर रहे थे, उनको भेजा कि जाओ उससे बातचीत करो, बातचीत नहीं तो सेना भेज दिया, आर्मी भेज दिया। अब राजा हरि सिंह ने क्या किया, बोला पाकिस्तान बड़ा ही एग्रेसिव है, मैं काम करता हूँ इंडिया के पास चला जाता हूँ, इंडिया के पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, ठीक है। अब इसमें आपने जो देखा जो आर्टिकल 370 है, इसके तहत एक्स्ट्रा प्रावधान दिया गया है कश्मीर को, ठीक है। इसने बोला, हरि सिंह ने बोला, देखिए मुझे पाकिस्तान परेशान कर रहा है, इसलिए मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा, लेकिन हाँ मैं आपसे जुड़ रहा हूं तो मुझे कुछ फायदे भी होने चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला, नेहरू ने बोला ओके ठीक है, नेहरू ने बोला ठीक है आपको फायदा होगा, हम आपको आर्टिकल 370 के तहत आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल स्टेटस, ठीक है। अब यही स्पेशल स्टेटस कब हटाया गया, 2019 में, ठीक है। यही स्पेशल स्टेटस कब हटाया गया, 2019 में। इसी स्पेशल स्टेटस के तहत आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में लॉ था कि उनका खुद का एक पार्लियामेंट होगा, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर जगह रहता है, लेकिन उनका खुद का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो थोड़ा सोवरेनिटी ज्यादा रहेगा, उसका थोड़ा सा ज्यादा सोवर्जन रहेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा फ्री टू मेक लॉ, फ्री टू मेक लॉ, फ्री टू मेक लॉ, मतलब इन केस अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाता है तो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पहले डिसाइड करेगी क्या ये हमारा जो भी राइट्स है उसको हर्ट तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारी जमीनें तो नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहां पे था बिफोर 370 आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। तो वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक अलग तरह से पार्लियामेंट जैसा काम करता था कि नहीं हम भी लॉ बनाएंगे, अगर इंडियन पार्लियामेंट हमारे राइट्स को वायलेट करती है तो हम उसको पास होने नहीं देंगे। ये कौन बोलता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये था। अभी साइन हो गया, लेकिन वही बीच थोड़ा सा पीओके वाला रीजन, मैंने बोला ना कि क्या मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन हो रहा है, वहीं पे बात हो रहा है कि हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, ठीक है। आर्टिकल 370 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल प्रोविजंस। अब यहाँ पे पाकिस्तान इतना चला कर थोड़ा सा पीओके रख ही लेता है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर थोड़ा सा पीओके वो रख ही लेता है, ओके, थोड़ा सा पीओके में वो कब्जा कर लेता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आ गया इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आ गया कश्मीर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जूनागढ़ एंड मनवादार को। यहाँ का जो रूलर था, यहाँ का जो रूलर था वो था मुस्लिम, वो था मुस्लिम। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी, वो चाहते थे नहीं हम इंडिया का ही पार्ट रहेंगे। अब ये चुपके चुपके, हालांकि ये लोग तो अपना खुद का रहते थे कि नहीं हम अलग रहेंगे, अच्छा रिलेशन बना करेंगे, लेकिन ये चुपके चुपके पाकिस्तान से रिलेशन बना रहा था। क्यों? इसका जो रूलर था वो कौन था, मुस्लिम था, इसका जो रूलर था वो मुस्लिम था, वो चुपके चुपके पाकिस्तान से रिलेशन बना रहा था कि हम आपसे जुड़ेंगे। यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम, ठीक है। यहाँ की सब जनता बोलती है एक साथ आवाम के साथ हाथ उठाओ कौन कौन इंडिया का पार्ट बनेगा, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग बोले हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। तो उसको झुकना पड़ा, जो भी राजा था वहां का उसको झुकना पड़ा, फिर ये भी बन गया इंडिया का पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद का, कि हैदराबाद कैसे बना। हैदराबाद, ठीक है, यहाँ का भी सेम, यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन थी, ओके, यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन थी, लेकिन जो नवाब ऑफ हैदराबाद, यहाँ पे एक नवाब था, नवाब ऑफ हैदराबाद। अब ये बोलता है कि नहीं हम अकेला रहेंगे। अब ये इसका जो सेना था ना उसको रजाकार्स बोलते थे, रजाकार्स, ठीक है, मतलब पावरफुल सेना, मारने काटने में कोई, आपने रजाकार्स मूवी भी देखा होगा अगर आया होगा तो, रजाकार्स, ठीक है। अब ये बोलता नहीं हम पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। समय बीतता जा रहा था, 1948, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कैसे कैसे टाइमलाइन के साथ कैसे स्टेट का इवोल्यूशन हो रहा था।
अब इसमें रजाकार्स होते हैं, कैसे कैसे ये डिप्लोमेटिक बात होते हैं, ठीक है। ये सब आपको वीडियोस लॉन्ग, अगर मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो इसमें लगभग 15-20 मिनट या फिर 1 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, इसको टोटल डिस्कस करने में, क्योंकि एक एक इवेंट डिस्कस करना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट कैसे बने, ठीक है। हमने कश्मीर देख लिया, हमने जूनागढ़ देख लिया। अब यहाँ पे 1940 में बोलता कि नहीं हम नहीं बनेंगे, तो अपने जो वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत रजाकार्स को बैन कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो आपने बंगाल फाइल्स देखा, अभी मूवी देखा बंगाल फाइल्स, और फिर अपना कश्मीर फाइल्स था ना, कश्मीर फाइल्स, टैशकेंट फाइल्स, वही तरह यहाँ पे भी एक रजाकार्स है। यहाँ पे भी हिंदूज के प्रति बहुत एट्रोसिटीज हो रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रहा था। तो इस प्रकार 1948 में हैदराबाद में इंडिया का पार्ट बना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटी, कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटी कैसे हुआ। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे जो अपना आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 1 बोलता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल है। कितने हैं? 395। हालांकि 395 है, लेकिन आर्टिकल 21A, 243(1), 243B, 243C, 243D, 243ZA, ऐसे से करके जो पंचायत वाले ही सब मिला के आर्टिकल आपको टोटल 470 में आ सकते हैं। लेकिन जब आप सब आर्टिकल पढ़ेंगे तो क्या, सब आर्टिकल, सब आर्टिकल मतलब आर्टिकल के अंदर आर्टिकल, तो बेसिकली 395 आर्टिकल्स है, ओके। 395 कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स है, ठीक है, 22 पार्ट्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और कितने शेड्यूल्स? 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। अब इसी में हम फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में कौन से आर्टिकल्स हैं? फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं आर्टिकल 1, 2, 3, 4। अब आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, और इंडिया को टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ यूनियन, यूनियन स्टेट, इंडियन टेरिटरी, अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए इसका कंसेप्ट समझिए कि क्या बोल रहा है। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब मेजॉरिटी जो स्टेट्स हैं इंडिया में, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का यूनियन, उन सब का यूनियन। अब यहाँ पे अलग अलग कंट्रोवर्सीज हुए थे कि यूनियन बड़ा है या स्टेट बड़ा है, ये सब में, कि हमारा जो ये एक्सेशन हुआ है कि फेडरेशन बड़ा है या स्टेट बड़ा है। तो अपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है इंडिया इज अपना यूनियन ऑफ स्टेट जो बना है, जो बना है एग्रीमेंट से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स हैं ये अपने आप में सोवर्जन नहीं है, बट इंडिया, इंडिया सोवर्जन है, ठीक है। इसका मतलब इंडिया ये है कि जो स्टेट है इनको अलग भी कर सकता है, ठीक है, इनको जोड़ भी सकता है। इट मीन्स इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। मतलब यूएसए का क्या है? यूएसए का क्या है? यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स, ये 50 के 50 ही रहेंगे, ये 50 के 50 ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर यूएसए ऐसा कंट्री अगर खुद चाहे तो जितने भी स्टेट है ना 50 के 50, इन स्टेट को अलग नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता। मतलब यहाँ पे टाइट फेडरेशन है, टाइट फेडरेशन है, टाइट फेडरेशन है। दो सिटीजनशिप है, दो सिटीजनशिप है,
मतलब एक तो आप यूएसए के भी सिटीजन हो, और उसके अंदर जो स्टेट है जैसे न्यूयॉर्क हो गया, एरिजोना हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, आप वहां के भी सिटीजन हो। मतलब आपके दो दो सिटीजनशिप है, ठीक है। आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, जैसे अरिजोना से, ठीक है, या फिर कैलिफोर्निया से आपको न्यूयॉर्क जाना है, तो अलग अलग सिटीजनशिप है। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे टू सिटीजनशिप चलता है। टाइप्स फेडरेशन है, ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब अगर स्टेट चाहे, यूनियन चाहे, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना ही बड़ा कर सकता है ना छोटा कर सकता है, जो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन अपना इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसीलिए तो हमारा स्टेट का इवोल्यूशन हुआ, इसीलिए हमने स्टेट को अलग अलग करके अभी 28 स्टेट बनाए हैं। 28 स्टेट है और 28 यूनियन और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अलग अलग इसका इवोल्यूशन होता ही रहा। तो यहाँ पे बेसिकली बात देखिए, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटी। जब ब्रिटिशर्स 1947 को इंडिया से निकले थे, ठीक है, तब इंडिया का हालत ऐसा था। इंडिया में पार्ट ए स्टेट था, पार्ट बी स्टेट था, पार्ट सी स्टेट था, पार्ट डी थे। इसको बेसिकली कमिश्नर ऑफ स्टेट बोलता था, कमिश्नर स्टेट बोला जाता था, ठीक है। इसमें बहुत से प्रिंसली स्टेट आते थे अंदर के। इसमें क्या है, असम है, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, ये बेसिकली अपना यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। बाद में इसका नाम मतलब पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, ओके। वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला ईस्ट, इसी को पेप्सो बोलते हैं, पेप्सो, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ओके। राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रवनकोर, कोचीन, देखिए पंजाब अलग है और ये भी अलग है, विंध्य प्रदेश, ठीक है। ये फिर आता है अपना कमिश्नर ऑफ स्टेट, अजमेर यही अपना पंजाब में, भोपाल, बिलासपुर, ये बाद में चल के हिमाचल बनता है, हिमाचल, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, तो बाद में हिमाचल बनता है, ठीक है। हिमाचल कौन बनता है, हिमाचल, बिलासपुर, ठीक है। कूच बिहार हो गया, कुर्ग हो गया, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली यूनियन टेरिटरी रहता है। लेकिन अभी देख लो कैसे है ये, अभी इसको कमिश्नर ऑफ स्टेट बोला जा रहा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये बिलासपुर जाके बाद में ये हिमाचल प्रदेश में ऐड होता है। अंडमान निकोबार अकेला ऐसा था जो यूनियन टेरिटरी था उस समय, हालांकि उस समय यूनियन टेरिटरी कॉन्सेप्ट नहीं था, इसको पार्ट डी में रखा गया था, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए, ये है अपना स्टेट उस समय का, 1956 का, 1956 का। उससे पहले क्या चेंजेस, देखिए पहले कैसा था, ये था अलग अलग, ये था 1947 में, ठीक है, 1947 में, और ये 1956 में। मतलब इतने दिन में क्या चेंजेस हुए, इतने दिन में 6 साल 7 इयर्स में क्या चेंजेस हुए वो मैं आपको पहले बताता हूं, ठीक है। उसके बाद हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, 7 इयर्स में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। अब देखिए 7 इयर्स का चेंज, ये है 7 इयर्स का चेंज। अब पहले आया एसके धार के नंबर अंदर धार कमेटी आया, धार कमीशन क्यों कर रहे थे ये लोग, धार कमीशन क्यों आया था, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट थे वो लोग अपना डिमांड रख रहे थे कि हमें अपना नया स्टेट चाहिए। लिंग्विस्टिक बेसिस, देखिए हमारा भाषा अलग है, हमारा जात अलग है, ठीक है, हमारा ये अलग है, हमारा एथनिसिटी अलग है, हम आर्यंस नहीं द्रविडियंस है, हम द्रविडियंस नहीं आर्यंस है, हमारा लैंग्वेज अलग है। इस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें नया स्टेट चाहिए, हमें नया स्टेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, हमें नया स्टेट चाहिए ही चाहिए। तो पहले धार कमेटी आया, ठीक है, धार कमेटी आया। धार कमेटी जून 1948 को बनाया गया,
इसने दिसंबर 1948 को, ठीक है, दिसंबर 1948 को इसने अपना, ये कितने का हो जाता है, 6 महीने का, 6 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का, 6 महीने में इसने रिपोर्ट दिया कि हम लिंग्विस्टिक के बेसिस पे आपको स्टेट नहीं दे सकते, क्योंकि भारत में कितने लैंग्वेज बोले जा रहे हैं आपको पता है? भारत में जगह जगह पे, कोस कोस पे बदले पानी, 1.5 कोस पे बदले भाषा, आपने सुना होगा। इंडिया में बहुत से ऐसे लैंग्वेज है यार, मैं कितना कैलकुलेट करूं, अपना मेजोरिटी 22 लैंग्वेज है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ओके। उसके अलावा जो डायलेक्ट्स वगैरह बोले जाते हैं, ठीक है, तो समथिंग अराउंड 1600 लैंग्वेज कैलकुलेटेड में, अनकैलकुलेटेड में तो 2000 5000 भी पार हो सकते हैं, ठीक है। कितने सारे डायलेक्ट्स है अपने इंडिया में, कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो बोले कि नहीं भाई, हम नहीं देंगे, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हम स्टेट नहीं बना सकते, वरना हमारा देश कितने भागों में बढ़ जाएगा, इन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन फिर भी मांग चल रहा है कि नहीं, हमें नया स्टेट चाहिए। इसके बाद आता है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी कब आया? सेम दिसंबर 1948 को, ठीक है। ये बना, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, तत्ताबी सितारमैया, ठीक है, इनको बिठाया, बोला एक काम करो, आप कमेटी के अंदर डिसाइड करो कि स्टेट लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बनेगा या नहीं बनेगा। इन्होंने भी 1949 में रिपोर्ट दिया, बोला लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम नहीं बना सकते, हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बना सकते स्टेट, ठीक है। ये हो गया, लिंग्विस्टिक बेसिस बनाने से मना कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आते हैं फाजल अली कमेटी। फाजल अली कमेटी, अब इसने रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। इसे रिकमेंडेशन क्या किया, ठीक है, हम तुम्हें लिंग्विस्टिक बेसिस पे देते, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं बनेगा, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। आपको 4-5 लैंग्वेज को मिला के एक स्टेट बनना पड़ेगा, भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, फ्रैटर्निटी बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको भाईचारा बना के रखना पड़ेगा ताकि लैंग्वेज के बेसिस आप झगड़ा ना करो। आज आप जो देख रहे हो, मराठी महाराष्ट्र फक्त मराठी साठी, कन्नड़ा सिर्फ कर्नाटका के लिए आज हो रहा है ना, तो यही पे वो चाहते थे कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं बनेगा। तो अब देखिए 1953 में फर्स्ट आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है। क्यों? अभी जो आप देख रहे हो प्रोटेस्ट अपने इंडिया में बहुत पुराना है, गांधी जी के समय से प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे एक पोट्टी श्रीराम मुल्लू इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखा। कितने दिन के लिए? 56 डे तक इन्होंने कुछ खाया ही नहीं, 56 डे तक इन्होंने कुछ खाया ही नहीं, कि बोला जब तक मुझे आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न का एक निवाला भी अपने अंदर नहीं खाऊंगा। 56 डे के दिन ये इनका डेथ हो जाता है, मतलब भूखा डेथ हो जाता है इनका, मर जाते हैं। तो इसी चक्कर में विरोध और ना बढ़ जाए, इसलिए फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। कब? 1953 में, ठीक है। 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाता है। तो ये देखिए 1953 में, ये 1953 है, ठीक है। अभी देखिए ये सब 1956 तक पहले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ को बताता हूँ कि 1956 से पहले, ये क्या है 1956 से पहले और क्या क्या चेंजेस हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, केरला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। केरला कैसे बना? अब देखिए केरला के बनने के पीछे ये है कि नेक्स्ट पेज में है, हाँ, कोचिन ट्रैवनकोर, ठीक, कोचिन ट्रैवनकोर। यहां पे है कहीं पे कसारगोड़, इसके साथ मिला के, हालांकि ये जो है ये यहां तक जाता है, ठीक है, यहां तक जाता है। तो कसारगोड़ के साथ मिला के फर्स्ट बनता है ये केरला, ठीक है, 1954 में, ओके।
तो कितने हुए? आंध्र 1953 में, केरला 1954 में। ओके, ये सब 1956 से पहले हो रहा है। अब देखिए मध्य प्रदेश कैसे बनता है। मध्य प्रदेश कैसे बनता है? मध्य प्रदेश बनता है अपना, डू आई हैव द इमेज? हाँ, मध्य प्रदेश, भोपाल, विंध्य प्रदेश, ये मध्य भारत है। यहाँ पे ये विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत, इन सब को मिला के बनता है क्या? मध्य प्रदेश। फर्स्ट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी आप जो देख रहे हो ना, मध्य प्रदेश पूरा ऐसे था, ठीक है, ऐसे। छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। ये तो 2000 में जाके जब झारखंड, उत्तराखंड अलग होते हैं, उसी समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग होता है, ठीक है। ये देखिए आपने, कौन हुआ? मध्य प्रदेश। अब मद्रास को देखिए। मद्रास, एक्चुअली मद्रास एक खुद में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था, ठीक है। मद्रास जो साउथ का था ना, मेजोरिटी मद्रास में ही आता था, इसीलिए बोलते मद्रास जाते हैं। मद्रास, अभी भी मद्रास कोर्ट है, पता है ना, मद्रास हाई कोर्ट। हालांकि मद्रास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मद्रास हाई कोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मैसूर, उड़ीसा, पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल ये रीजन था बनने के लिए। अब पंजाब देखिए, पंजाब जो था, डू आई हैव द इमेज? हाँ, ये देखिए, ये पंजाब है, ठीक है। पंजाब, 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 ठीक है। 1951, 54, 56, 66, ये 56 से पहले का बता रहा हूं मैं, ठीक है। 56 से पहले, बाद में पंजाब में और चेंजेस होते हैं। पहले ये पेप्सो था, मतलब इसके अंदर भी पंजाब है। पंजाब, ईस्ट पटियाला, हालांकि ये आएगा ये पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ये पंजाब से अलग था। पंजाब क्या था? आधा से ज्यादा जो पंजाब का रीजन था वो पाकिस्तान में चला गया। रेडक्लिफ जो था, रेडक्लिफ जिसने भारत का बाउंड्री डिजाइन किया था, ओके, ये तो आपको पता ही है, रेडक्लिफ ने भारत का बाउंड्री डिजाइन किया था। उसने पंजाब की मेजोरिटी ऑफ को पाकिस्तान में भेज दिया। अब ये पेप्सो है, पेप्सो भी धीरे धीरे पंजाब के अंदर मिक्स हो जाता है। पेप्सो भी पंजाब के अंदर मिक्स हो जाता है। यहाँ पे आप सुनते रहेंगे कि एक तारा सिंह थे, तारा सिंह, ठीक है। ये फिर डिमांड करते अलग पंजाब का। ये जब बढ़ जाता है ना, ये जब बढ़ जाता है, ये 1966 की बात हो रही है, जब बढ़ जाता है पंजाब, ठीक है, तो हरियाणा को पहले बनाया जाता है। ये 1956 के बाद का है, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1966 के बाद, 1966 में हरियाणा को जो भी हिंदी बोलते हैं, जो भी हिंदी बोलते हैं उनको हरियाणा में डाल दो, ठीक है, हरियाणा का स्टेट बना दो। ये दिल्ली हो गया। और हिमाचल प्रदेश में एक बिलासपुर वाले रीजन को, बिलासपुर वाले रीजन को, यहाँ पे बिलासपुर है, बिलासपुर वाले रीजन को मिला के हिमाचल प्रदेश बना दो। अब पंजाब डिमांड हो गया, भाई मुझे भी तो बनाओ। तो यहाँ पे वही जो तारा सिंह थे, ठीक है, अकाली दल के, उन्होंने बोला मुझे पंजाब चाहिए। फिर पंजाब का भी निर्माण हुआ 1966 में, ऐसा हुआ। बाकी 1966 से पहले 1956 तक पंजाब ही था। 1956 तक हिमाचल और हरियाणा, हिमाचल एग्जिस्ट करता था लेकिन ऊपर की तरफ ये रहा, ये हिमाचल एग्जिस्ट करता था, ठीक है, ये हिमाचल एग्जिस्ट करता था, ये दिल्ली। बट हरियाणा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ और रीजन मिला के हिमाचल को भी बड़ा बना देते हैं। ओके, अब कितना बाकी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल हो गया। ये 1956 तक हो गया। अब यहाँ पे एक और है, आपने लक्षद्वीप के बारे में सुना होगा। लक्षद्वीप, कि लक्षद्वीप कैसे इंडिया का पार्ट बना। लक्षद्वीप कैसे इंडिया का पार्ट बना? 1947 में जब ब्रिटिशर्स यहां से चले गए, अब अगले दिन जस्ट, अब इनके पास चांस था, लक्षद्वीप पे सबका नजर है, बोल कोई नहीं रहा है, लक्षद्वीप पे नजर है सबका। अब यहाँ पे पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल जी बोलते हैं कि हमें लक्षद्वीप की तरफ बढ़ना पड़ेगा वरना पाकिस्तान आ जाएगा वहां पे। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों रेस लगा रहे हैं, जो बोट से पहले पहुंचा
जो बोट से पहले पहुंचा लक्षद्वीप उसका, जो पहले पहुंचा लक्षद्वीप उसका। अब भगवान कृपा से हम पहले पहुंच गए, इंडिया पहले पहुंच गया, यहाँ पे अपना झंडा लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे अपना झंडा हमने लगा दिया। अब पाकिस्तान का औकात नहीं है कि वो लक्षद्वीप हमसे ले जाए, और अगर बाई चांस पाकिस्तान ने पहले झंडा लगा दिया होता यहाँ पे, तो आज लक्षद्वीप पाकिस्तान का होता, समझे। तो ये हो गया। अब यहां से बात करते हैं 1956 के बाद से कौन कौन से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। मैं शॉर्ट में से बता जाऊंगा, पूरा सबका डिटेल बताते नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सबका डिटेल एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना पूछता भी नहीं है, और मुझे उसके बाद मुझे ये भी डील करना है, आर्टिकल 2, 3, 4 के बारे में भी डील करना है। ओके, तो वो मैं आर्टिकल 2, 3, 4 इसके एंड में बताऊंगा, ठीक है, इसके एंड में बताऊंगा। महाराष्ट्र एंड गुजरात कैसे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में जो भी गुजराती स्पीकिंग पीपल थे, गुजराती स्पीकिंग पीपल, उनको 1960 में बाय द महाराष्ट्र एंड गुजरात रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बेसिकली क्या था ये, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो भी महाराष्ट्र फॉर मराठी, जो मराठी बोलते हैं उनके लिए मराठा, उसके लिए ये मराठी महाराष्ट्र, और जो गुजराती बोलते थे उनके लिए बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत मराठी फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरातियों के लिए बना दिया गया। ओके, नाउ ये हो गया अपना महाराष्ट्र एंड गुजरात का फॉर्मेशन आफ्टर 1956, ये पहला हुआ। नेक्स्ट कौन होता है, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली, बेसिकली दादरा एंड नगर हवेली पोर्टुगीज के कंट्रोल में थे। आप जानते हैं कि पोर्टुगीज भी अपने इंडिया में बहुत समय तक थे, ठीक है, पोर्टुगीज भी अपने इंडिया में बहुत समय तक थे, ठीक है। तो पोर्टुगीज भी 1954 तक चले जाते, बोलते कि भाई हम भी जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब तुम लोग का सब राज है, इंडिया का राज है, तो पोर्टुगीज बोले हम भी जा रहे हैं। 1954 तक पोर्टुगीज भी यहाँ से 9-11 होते हैं, हालांकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा देर तक चलता है। तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, क्योंकि देखिए ये जो था ये किसी और का टेरिटरी था, ये किसी और का टेरिटरी था, हालांकि मैं आपको आर्टिकल 3 में बताऊंगा कि किसी भी स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसमें यह रहता है कि 2/3 अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, 2/3 अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दादरा नगर हवेली, दीव दमन एंड गोवा ये क्या बने, इंडिया के पार्ट बने। ओके, दादरा नगर हवेली एंड गोवा, ठीक है, ये बने 1961 में, 1961 में एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, ये हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी कैसे इंडिया का पार्ट बना। देखिए पुडुचेरी में कौन राज करते थे, फ्रांस, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, जब 1760 बैटल ऑफ वेंडी वॉश होता है ना, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, आपको पता होगा कि ब्रिटिश और फ्रांस का 3 मेजर वॉर होता है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड होता है ट्रीटी ऑफ वेंडी वॉश के थ्रू, ट्रीटी ऑफ वेंडी वॉश के थ्रू, जहां पे फ्रांस इंडिया में पूरी तरह से ब्रिटिश से हार जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ पुडुचेरी है यहीं तक सीमित रहता है। ब्रिटिशर्स बोलते भाई जाओ एक काम करो तो रह ले यहाँ पे, ठीक है। अब 1954 तक ये भी बोलते भाई हमको भी जाना है, 1954 तक ये भी चले जाते हैं। अब देखिए पुडुचेरी यहाँ पे, हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता, ये रहा पुडुचेरी, पौंडीचेरी, कराईकल, ये भी पौंडीचेरी का पार्ट है। ये अलग अलग इनक्लेव्स में फैले हुए हैं, एक थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे पुडुचेरी, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है। एक यहाँ पे पुडुचेरी है, माहे, ये भी क्या है, पौंडीचेरी है, पुडुचेरी। एक यहाँ पे पौंडीचेरी है, ये देखिए ये रहा। तो बेसिकली इसके 4 टेरिटरी है, ठीक है, तो ये अलग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इनको हैंडेड ओवर कर देते हैं 1962 में, 1962 में दादरा नगर हवेली हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड का। अब देखिए नागालैंड, ये जो ट्यूनसांग वाला रीजन है ना, ट्यूनसांग और नागा हिल्स, नागा हिल्स, इसको मिला के, ये दोनों को मिला के बनाते हैं नागालैंड बनाते हैं। ओके, नागालैंड बनाते हैं 1963 में, 1963 में नागालैंड बनता है। ओके, इसमें 13th अमेंडमेंट एक्ट का यूज करते हैं, 13th अमेंडमेंट एक्ट का यूज करते हैं। ओके, ये बन गया अपना नागालैंड। ओके, ये अपना कौन सा स्टेट रहता है? नेक्स्ट हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल। मैंने आपको बोला था ना, ये क्या था? पेप्सो आ गया, ये रहा हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, यहाँ पे चंडीगढ़ रहता है। ठीक है, अब ये 1966 तक बनता है, ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1966 तक ये बनता है। ठीक है, हिमाचल से बिलासपुर का रीजन, क्योंकि देखिए हिमाचल पहले भी एग्जिस्ट करता था, हिमाचल प्रदेश पहले भी एग्जिस्ट करता था, इसमें बिलासपुर वाला रीजन मिला के, जैसे बोलते हैं वो मेजोरिटी पहाड़ी लोग, तो बिलासपुर वाला रीजन मिला के हिमाचल प्रदेश बना देते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बना देते हैं। ठीक है, अब चंडीगढ़ भी बना देते हैं, लेकिन सबसे पहले हरियाणा बनता है, हरियाणा बनता है। जो हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं, उनको मिला के, उनको पंजाब से निकाल के, पंजाब एक फुल टेरिटरी था, तो जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट था उनको निकाल के हरियाणा बना देते हैं। ठीक है, हरियाणा, क्योंकि डिमांड चल रहा था, पंजाब में मेजोरिटी सिख थे, सिख पॉपुलेशन, हरियाणा मेजोरिटी हिंदी, जाट वगैरह थे, बोलते हमको हिंदी बोलते हैं, हम तो पंजाबी बोलते नहीं है, हम सिख धर्म से आते नहीं, तो इनका हिंदी जो बोलते थे उनको हरियाणा दे दिया, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अभी आप देखोगे पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ ही है, दोनों कैपिटल चंडीगढ़ ही है, और दोनों का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में ही है। नहीं, फिर ये बन गया अपना हिमाचल बन गया। ओके, अब यहाँ पे पंजाब बोलता है, पंजाब बोलता है कि भाई मुझे भी तो दो कुछ, पंजाब यहाँ से, यहाँ पे पंजाब अलग होता है, यहाँ पे पंजाब अलग बनता है। ये 1966 की बात बता रहा हूँ। हरियाणा, ये अपना हिमाचल अलग बनता है, इसे बिलासपुर ऐड कर, देखिए पहले भी हिमाचल है, पहले भी हिमाचल है, पहले भी हिमाचल है, इसमें बिलासपुर वाला रीजन ऐड करके, बिलासपुर वाला रीजन ऐड करके इसको पूरा हिमाचल बनाते हैं। अब पंजाब में जो तारा सिंह थे, तारा सिंह, वो बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे पंजाब बना के दो, पूरा पंजाब अलग अलग इनको करो, चंडीगढ़ ये करो, और हमें पंजाब बना के दो जहां पे सिखों का राज हो। ठीक है, ये हुआ। ओके, तो बन गया अपना हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब। ठीक है, 1966 तक ये हो रहा है अपना इवोल्यूशन। मैंने बोला इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये देखिए, ये किस्सा है 1972 का, 1972 में, इससे पहले 1972 से पहले ये पूरा एक ही था, ये पूरा एक ही था, और क्या था? असम था, अरुणाचल भी असम का पार्ट, नागालैंड भी असम का पार्ट, मणिपुर भी असम का पार्ट, मिजोरम भी असम का पार्ट, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब असम के पार्ट थे। अब 1972 में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़ के जो नागालैंड है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये बोलते नहीं हमको स्टेटहुड चाहिए, हमको स्टेटहुड चाहिए, हमें नया स्टेट बना के दो। ठीक है, हमारे यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स है, हमारे यहाँ पे ये मणिपुरी में मणिपुरी ट्राइब्स है, त्रिपुरा में अलग अलग ट्राइब्स है, तो हमें नया स्टेट बना के दो। तो 1972 में अमेंडमेंट होता है, पॉलिटिकल अमेंडमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न, इसको पहले नेफा बोला जाता था, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, पूरा आसाम को, पूरे आसाम को नेफा बोला जाता था। अब नेफा से ही क्या निकला? मणिपुर निकला, मेघालय निकला, त्रिपुरा निकला, इनको, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को एक यूटी बना दिए, यूनियन टेरिटरी बना दिए, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है सिक्किम का, सिक्किम का थोड़ा इंपॉर्टेंट,
सिक्किम नहीं है क्या? ओके, लेट्स ऐड, सिक्किम को ऐड करते हैं। ओके, लेट्स ऐड सिक्किम। ओके, सिक्किम हो गया। अब देखिए सिक्किम कैसे बना। सिक्किम 1947 से पहले, सिक्किम 1947 से पहले चोग्याल डायनेस्टी का राज था यहाँ पे, चोग्याल डायनेस्टी का राज था। अब चोग्याल इनसिक्योर हो गया, ब्रिटिशर्स चले गए, ऊपर चाइना है, ये इधर ये है, बगल में नेपाल है, ठीक है। और नेपाल भी अलग हो चुका था ना, नेपाल भी इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है। नेपाल भी अलग है, इधर भूटान है। बोला भाई मैं तो अकेला दब रह जाऊंगा, एक काम करता हूँ, मैं किसका साथ दूं, किसका साथ दूं, किसका साथ दूं, बोलते ना एक तरह से गोटे, इसका साथ दूं, इसका साथ दूं। फिर ये बोला कि नहीं, मुझे भारत का साथ देना चाहिए। इसने फिर बोला, भारत के पास गया, भारत के पास गया, भारत को बोला मुझे इंडिया का पार्ट बना लो। अब नेहरू बोला आपको इंडिया का पार्ट बनना है? बोला हाँ मुझे भारत का पार्ट बनना है। बोला ठीक है, आपको आर्टिकल 2A डाल देते हैं, आर्टिकल 2A, ठीक है। उससे सिक्किम को स्टेट का दिया जाएगा, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि चोग्याल डायनेस्टी भी था, उसने बोला कि देखो मैं आपका पार्ट बन रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद का सोवरेनिटी भी थोड़ा रहना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, आपका खुद का सोवरेनिटी रहेगा, डिफेंस जो है, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, ये हम आपका हैंडल करेंगे, आप अपना देख लेना, टैक्स कलेक्शन वगैरह जो भी आप अपना देख लेना, ठीक है। बोला ठीक है। इसके लिए 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। ओके, अब ये बोलता है कि ठीक है, लेकिन ये मैनेज नहीं कर पाता, ये मैनेज नहीं कर पाता। फिर बोलता है कि एक काम करो, मुझे पूरा स्टेट बना दो, मुझे पूरा का पूरा आप ही का बनना है, पूरा, बोलते ना कि सौतेला बेटा नहीं, मुझे अपना बेटा बना लो, ऐसा बोलते हैं। तो सिक्किम बोला ठीक है, तो एक काम करूंगा, मैं तुमसे आर्टिकल 2 ले लूंगा, ठीक है, और जो 10th शेड्यूल था वो भी ले लूंगा, 10th शेड्यूल भी ले लूंगा। और अभी 10th शेड्यूल जाना जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, पहले 10th शेड्यूल जाना जाता था सिक्किम के लिए, ठीक है। 10th शेड्यूल भी ले लूंगा, और फिर आर्टिकल 36 के तहत सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया अपने भारत में। ओके, सिक्किम को। नेक्स्ट, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। गोवा जो पहले था ना, गोवा, दादरा नगर हवेली, पहले ना, पहले यूटी था ना, तो उनसे कार्व करके इसको गोवा को स्टेट बनाया गया, ठीक है। पहले ये भी यूटी था। अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने आपको बोला 1972 में ये था ना, 1972 में ये पूरा बड़ा था। अरुणाचल और मिजोरम को क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया था, है ना। अरुणाचल को क्या बनाया गया था? यूटी बना, अरुणाचल और मिजोरम को यूटी बनाया गया था। अब इनको भी 1987 में स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। यूटी से अब ये लोग स्टेट बन जाते हैं, यूटी से स्टेट बन जाते हैं, गोवा भी स्टेट बन जाता है। ओके, ऐसा इवोल्यूशन हो रहा है अपने स्टेट में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये आप जानते हो 15 नवंबर 2000, इसके मैंने अलग से वीडियो डाल दिए हैं कि झारखंड कैसे बिहार से अलग हुआ, क्या क्या क्राइसिस किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने क्या बोला, झारखंड का रिसोर्सेज जो था, अब ये तीनों स्टेट का जो अलग होने का कारण ये हुआ, रिसोर्सेज का हनन। छत्तीसगढ़ से रिसोर्सेज जाता था मध्य प्रदेश में भोपाल, पन्ना, ये सब रीजन डेवलपमेंट हो रहा था। छत्तीसगढ़ को देख ही नहीं रहते, छत्तीसगढ़ को मुझे भी अलग होना है। उत्तराखंड से रिसोर्सेज लेके यूपी का डेवलपमेंट हो रहा था, अब बोला मुझे भी अलग होना है, ठीक है। उत्तरांचल बोलते थे पहले, तो इसको उत्तराखंड बनाया गया। झारखंड बोला बिहार से, मुझे बिहार से अलग होना है। तो ये सब 2000 में अलग हो गए, ठीक है, 2000 में अलग हो गए। नेक्स्ट, तेलंगाना 2014 में सेम स्टोरी, रिसोर्सेज का हनन। हैदराबाद जो था ना, हैदराबाद जो अभी तेलंगाना है, हैदराबाद कैपिटल, हैदराबाद पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था डेवलपमेंट के लिए। आंध्र प्रदेश में ज्यादा डेवलपमेंट होता है, जैसे विजयवाड़ा हो गया, जो अपना गोदावरी और कृष्णा का जो कोलेरू का जो ये रीजन है, बेसिन है, वहां पे डेवलपमेंट होता है। हैदराबाद की तरफ सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ना, जो अपना मूसी रिवर है वहीं पे डेवलपमेंट, क्योंकि हैदराबाद एक कैपिटल था इसीलिए, बाकी स्टेट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिर तेलंगाना भी अलग हुआ। अब 2019 में जम्मू कश्मीर को भी यूटी से, सॉरी स्टेट से यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है जब आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है। तो अभी अपना इंडिया कैसा है? अभी अपना इंडिया है 8 यूटी 28 स्टेट्स। तो अभी अपना इंडिया कंप्लीट ऐसा है, अभी अपना इंडिया कंप्लीट ऐसा है, ओके। ये रहा कंप्लीट इंडिया। मेरा कंप्लीट इंडिया, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दमन दीव, ठीक है। ये सब अभी अपना इंडिया पूरा तरह से यूनाइटेड इंडिया अभी है, ओके। तो ये है अपना इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, ठीक है। धन्यवाद गाइस। ये अपना सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया ना, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। देखिए जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू किया ना, तो आर्टिकल 2 में उतना कुछ हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 क्लॉज है, आर्टिकल 2 के तहत 2 क्लॉज है। एक में बोलते हैं एडमिशन ऑफ स्टेट, मतलब बाहर से कोई स्टेट है उसको मुझे इंडिया का पार्ट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करेंगे, एडमिशन टू इंडिया, एडमिशन टू इंडिया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हो कि हाँ ये रहा पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान को भारत का देश बनाना है, ठीक है, तो मैं उसको बना दूंगा। अब कोई ऐसा टेरिटरी है जिसका कोई नाम ठिकाना है ही नहीं, जिसका कोई नाम है ही नहीं, ये ऐसे बैरन लाइन पड़ा हुआ है, उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी इंडिया का पार्ट बना देंगे, लेकिन उसका कोई नाम ठिकाना है ही नहीं। सोच लो वो कल पैदा हुआ, मतलब समुद्र के नीचे से कल निकला, तो उसको आर्टिकल 2 के क्लॉज बी के तहत हम भारत का पार्ट बना देंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 3 में देखिए, आर्टिकल 3 में क्या होता है, जितने भी यहाँ पे स्टेट है, यूपी, ये अपना यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इन सबको मैं चाहूं तो एक कर सकता हूं, चाहूं तो अलग कर सकता हूं, ठीक है। ये आर्टिकल 3 मतलब इनका नाम चेंज करना है, बिहार का नाम चेंज करके कुछ और रख सकता हूं, झारखंड का नाम चेंज करके वनांचल रख सकता हूं, झारखंड का नाम चेंज करके वनांचल रख सकता हूं, ठीक है। झारखंड का नाम, वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके कुछ और रख सकता हूं, इनका बॉर्डर डिफाइन कर सकता हूं कि बॉर्डर यहां मुझे चेंज करना है। ये आर्टिकल 3 के तहत होता है, ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत। अब आर्टिकल 3 के तहत में एक क्लॉज है, ठीक है, कि अगर मुझे किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा, पहले वहां से प्रपोजल उठता है, ठीक है, पहले प्रपोजल उठता है, ये प्रपोजल को प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है। कौन रेफर करता है, एमपी हो गया, एमपी रेफर करेगा, ठीक है, एमपी। अब प्रेसिडेंट हुई इस वाले प्रपोजल को कहां लेके जाएंगे, सारे स्टेट में बांटेंगे कि क्या आपको मंजूर है, बेसिकली उस स्टेट को, लेकिन ये सारे स्टेट को बोलेंगे क्या आपको मंजूर है। अब सारे स्टेट हाँ या ना बोले, उससे प्रेसिडेंट को फर्क नहीं पड़ता, उसने दे दिया मानना है तो आपको मानिए, नहीं माना तो नहीं मानिए, जो पार्लियामेंट बोलेगा वो करेंगे। तो स्टेट के बाद ये जाता है पार्लियामेंट के पास, ठीक है, पार्लियामेंट के पास जाता है। अब पार्लियामेंट निर्णय लेता है कि इसका नाम चेंज करना है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल वगैरह इसका नाम चेंज करते हैं, फिर जाके प्रेसिडेंट विथ ऑफिशियल गजट नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी नाम चेंज हुए हैं, अगर मुझे झारखंड का नाम वनांचल करना है तो मुझे इस प्रोसेस से कोई भी हमारा एमपी, झारखंड का एमपी, ये प्रपोजल लेके जाएगा, प्रेसिडेंट उस प्रपोजल को सारे स्टेट में बांटेगा, सारे स्टेट हाँ बोले ना बोले, ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद इसका नाम, मतलब पार्लियामेंट में सब बोलेंगे हाँ ठीक है, तो इसका नाम चेंज होके झारखंड से वनांचल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में यह है कि कोई भी स्टेट हो,
अगर कोई भी स्टेट हो, अगर उसका नाम चेंज हो रहा है या कहीं पे ये कर रहे हो, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम बात बात पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते। हम बात बात पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आर्टिकल 368 को इन्वोक नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार आर्टिकल 368 जब कॉन्स्टिट्यूशनल का अमेंडमेंट होता है उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है उसमें सारे मेंबर को प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर सारे मेंबर प्रेजेंट है प्लस 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग होगा तो ही जाके ये चेंज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक काम करो, 368 या आर्टिकल 4 के तहत अगर स्टेट को मिलाना हो इंडिया में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज करके, तो आप आर्टिकल 2 और 3 का यूज करो, आर्टिकल 368 को यूज मत करना। आर्टिकल 368 यूज करने का कोई जरूरत नहीं, ये रेयर केसेस में करेंगे, ठीक है। तब इसी तरह जाके आर्टिकल 4 का क्या कहना है? आर्टिकल 4 का कहना है कि अगर आप स्टेट का नाम चेंज कर रहे हो, अगर आप स्टेट को ऐड कर रहे हो या स्टेट को किसी को मिला रहे हो या अलग कर रहे हो, आपको आर्टिकल 368 यूज करने का जरूरत नहीं है। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं ये कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखिए बेरुबारी एक रीजन है, बेरुबारी एक रीजन है, कहां पे? जलपाईगुड़ी में, जलपाईगुड़ी में, ठीक है। ये अपना वेस्ट बंगाल में आ जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और रेड क्लिफ के हिसाब से, रेड क्लिफ के हिसाब से बेरुबारी वाली का आधा रीजन ये चला जाएगा ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, जो अभी बांग्लादेश है, ठीक है। तो इंडिया ने बोला ठीक है, थोड़ा मांडवाली करते हैं, ऐसा वैसा, आप आधा ले लो आधा हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप कैसे दे सकते हैं? आप एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, आप पार्लियामेंट नहीं है, बिना पार्लियामेंट से लॉ बनाया, बिना आपने पार्लियामेंट से लॉ बनाने आपने कैसे दे दिया बेरुबारी ईस्ट ये अपना ईस्ट पाकिस्तान को, मतलब बांग्लादेश को कैसे दे दिया? तो बोला अच्छा ठीक है नहीं दूंगा, एक काम करो उसको आधा देता हूं आधा मैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रीजन एरिया किसी दूसरे स्टेट को देना है तब आपको आर्टिकल 368 के तहत 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, और अगर कुछ लेना है तो पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बांग्लादेश से हमने एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया, एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया। एनक्लेव्स क्या थे? जैसे फॉर एग्जांपल ये है इंडिया, ये है इंडिया, ये है बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश का ये देखिए ये थोड़ा पोरस बॉर्डर रहता है, ठीक है, पोरस बॉर्डर रहता है। तो यहाँ पे कुछ बांग्लादेश यहाँ पे है, कुछ बांग्लादेश यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ये बोलते हैं हम बांग्लादेश का पार्ट है। लेकिन रेड क्लिफ के हिसाब से तुम तो इंडिया में हो, फिर बांग्लादेश बोलते नहीं ये हमारे। और कुछ हमारे यहाँ पे, कुछ इंडियंस यहाँ पे, कुछ इंडियंस यहाँ पे, कुछ इंडियंस यहाँ पे, कुछ इंडियंस यहाँ, कुछ इंडियंस यहाँ, कुछ इंडियंस यहाँ, कुछ इंडियंस यहाँ पे। इंडिया बोलता है फिर ये तो हमारे बंदे हैं, यहाँ पे ये तो हमारे बंदे, ये बोलते हैं ये हमारे। तो बोला ठीक है एक काम करते हैं, एक 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करो, आपके वाले जो है ये आप ले लो, ठीक है, हमारे वाले जो हम ले लेंगे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे जो रीजन है एनक्लेव्स, अगर रेड क्लिफ लाइन के इधर है तो ये बांग्लादेश को हो गया, ये यहाँ का। अब यहाँ पे सिटीजन्स ने यहाँ से वहां किया, ठीक है, जिनको ये अपना इंडिया आना था यहाँ से इंडिया आ गए, और जिनको बांग्लादेश जाना था वो यहाँ से बांग्लादेश चले गए। और ये वाले टेरिटरीज जो पहले बांग्लादेश के थे वो इंडिया के हो गए, और ये वाले टेरिटरी जो पहले ये इंडिया के थे ये बांग्लादेश के हो गए, ठीक है। और जो पीपल है यहाँ पे बॉर्डर से आ जा गए। ओके, तो ये था अपना 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बेरुबारी एक्ट, और ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। ओके, धन्यवाद गाइस।